नमस्कार। कल मैं बोला था कि कल मैं आऊँगा, तो आपके सामने उपस्थित हूँ और इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि मैप ले लेंगे। मैप लिए होंगे वो भी ठीक है, नहीं भी लिए हैं वो भी ठीक है। मैप लेकिन आवश्यक है। तो ऊपर से चलें आज हम लोग पॉइंट वाइज। फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो कल मैं कहा था कि जो क्रांति होती है, रिवॉल्यूशन होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, किस परिस्थिति में होता है और उसके बाउंड्रीज क्या क्या हैं, उन सारी विषयों के बारे में मैं कल चर्चा किया। तो इस संदर्भ में मुझे याद है कल भी मैं कहा था कि उसमें जो डेट्स हैं, जो भी तिथियां हैं, ईस्वी है, ईयर है, उसको आपको किताब से याद करना होगा। वो कथन से पता नहीं चलेगा। कथन में तो जो घटनाएं घटती है उसको एक दूसरे से जोड़कर बताया जाएगा ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। लेकिन डेट में तो आपको याद करना होगा, ध्यान रखना होगा किस वर्ष में कौन घटना घटी, किस महीने में घटी और किस तिथि को घटी। तो यहाँ जो बात आ गई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब देखिए, यूरोपियन वो पहले चैप्टर रहना चाहिए था, यूरोपियन के में क्या हुआ। खैर, कल भी मैं चर्चा किया था कि यूरोपियन कंट्री ज़्यादा समृद्ध रहे ज्ञान की बातों में, और जिसके चलते वहाँ का जो आइडियाज़ था, वहाँ के जो सामाजिक और जो शैक्षणिक परिवेश थे, वो अन्य महादेशों से ज़्यादा सुदृढ़ थे, ज़्यादा सुसज्जित थे, ज़्यादा डेवलप थे। और उसमें सवाल आया, फ्रांस की बात आई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो अब सवाल मैं यहाँ इसलिए कह देना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ सवाल को, कि फ्रांस में ही क्रांति क्यों हुई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, किताब तो आप पढ़ लीजिएगा जो अपना दिया गया है, इतिहास भूगोल। मैं कहना चाहूँगा कि फ्रांस में ही क्रांति क्यों हुई और उसमें रोल किन किन समाज के किन किन वर्गों का ज़्यादा रहा। कहीं भी कोई आंदोलन होता है, वो राष्ट्रीय स्तर का हो या क्षेत्रीय स्तर का हो, उसमें सभी वर्ग के लोगों का जब तक समर्थन नहीं मिलेगा तो पार्टिकुलर रिलीजन का, पार्टिकुलर कास्ट का या पार्टिकुलर समुदाय कम्युनिटी का कोई भी आंदोलन यदि स्टार्ट होता है तो वो सफल नहीं होगा जब तक एक मास स्केल पर उसमें नहीं किया जाए। और मास स्केल के लिए समाज के सभी वर्गों को जागरूक करने की आवश्यकता है। सभी वर्ग जब तक प्रभावित नहीं होंगे, ध्यान से सुनेंगे, समाज के जब तक सभी वर्ग प्रभावित नहीं होंगे, कोई भी अच्छी व्यवस्था से या कुव्यवस्था से, तब तक कोई आंदोलन नहीं होगा। आंदोलन दोनों केस में होता भी है। अब तो आप नहीं देखे होंगे, अब बिहार में भी तो नहीं है, लेकिन वेस्ट बंगाल है और भारत में भी आता है कि बिहार बंद के लिए भी होता है, बिहार खोलने के लिए भी होता है। वेस्ट बंगाल में भी होता है, समर्थन में भी होता है, विरोध में भी होता है। तो यहाँ विरोध की बात होगी, समर्थन की बात नहीं होगी। यहाँ विरोध की बात होगी कि आंदोलन क्यों हुआ। अब उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी फ्रांस में, उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी फ्रांस में, वो ज़्यादातर धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे और समाज पूरा एक तरह से कहें कि बटा हुआ था। वो जो पादरी वर्ग थे, कृषक वर्ग थे, शिक्षित वर्ग थे और भी जो उच्च वर्ग थे, वहाँ भी था, अब डिप्रेस्ड वर्ग था, जो भी थे सब विभाजित थे। मजदूर वर्ग थे, सभी तरह के कुव्यवस्थाएं फैली हुई थी। लेकिन जो पादरी वर्ग थे और जो किसान में जो ज़्यादा अच्छी स्थिति में थे, उन लोगों को ज़्यादा लाभ मिल रहा था, जिसको प्रिविलेज क्लास कहा जाता था, और शेष लोगों का शोषण होता था, बहुत परेशानी होती थी। जिस कारण से फ्रांस में क्रांति हुई। मैं सोच रहा था कि उसको डिटेल में जाऊं कि मैं आगे बढ़ जाऊं। तो इस तरह से
उसके जो सामाजिक संरचनाएँ थी, उसके जो बाउंड्रीज थे, आसपास के जो भी देश थे, नक्शा लिए होंगे तो देखे होंगे आप, तो उस सब को जब ध्यान दीजिएगा तो फ्रांस की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो ज़्यादा डेवलप थी, ज़्यादा कॉन्शस थे, एजुकेशनली कॉन्शस थे, इकोनॉमिकली तो कॉन्शस नहीं कहा जा सकता है, चूँकि वो तो ऊपर के ही जो थे पादेवर थे और जो किसान में जो अच्छे लोग थे उन लोगों की स्थिति थी। बाकी तो लोगों का तो शोषण ही हो रहा था, शेष लोगों का शोषण ही हो रहा था, इस तरह से नहीं किया जा रहा था। लेकिन ये सब डिटेल में जब बातें होगी फिर अपना, अब जब क्रांति हुई, क्रांति होने की जो कगार पर, क्यों वही विस्फोट हुई क्रांति की, इस बात को समझने का है। कल भी मैं आपको चर्चा किया था, शायद याद होगा, कि 1974 में जो क्रांति हुई भारत में भी, बिहार में भी, या नॉर्थ इंडिया में कहिए, जो आंदोलन हुआ जयप्रकाश नारायण का, तो सभी वर्ग का, सभी सेक्शन के लोगों का समर्थन प्राप्त था। विद्यार्थी भी संतुष्ट नहीं थे, प्रोफेसर भी संतुष्ट नहीं थे। यही स्थिति आप जोड़ लीजिएगा वहाँ, कहाँ, फ्रांस के बारे में। जो रोल ऑफ फिलोसफर्स, दार्शनिकों लोगों का भी वहाँ भी काफ़ी समर्थन मिला क्रांति को, किसान का भी मिला, जो मजदूर वर्ग के थे, जो श्रमिक वर्ग के थे उन लोगों में भी, और जो समाज के दबे कुचले हुए लोग थे, वो लोग तो बेचारे थे ही, तो रहते ही हैं। लेकिन जब तक ऊपर वाले को नहीं जब होगा, जब तक ज्ञान के दृष्टिकोण से जब तक समृद्ध लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा, लेखक का नहीं होगा, कवि का नहीं होगा, प्रबुद्ध का, जो इंटेलिजेंसिया कहा जो जिनको कि इंटेलिजेंसिया क्लास कहा जाता है, प्रोफेसर लोग हैं, वकील लोग हैं, उन लोगों का नहीं मिलेगा, तो समझिए कि वो आंदोलन पूर्णतः सफल नहीं होगा। क्योंकि बात को तोड़ मरोड़ कर जनता के बीच में ले जाना, उसको तुक में तुक मिलाकर कहना और वस्तु स्थिति से अवगत कराना, वास्तविकता क्या है इससे अवगत कराना तो कोई प्रबुद्ध व्यक्ति ही कर सकता है। केवल चिल्लाने से आंदोलन नहीं होता है। वैसे वैसे आंदोलन तो बहुत हुए, आप देखे ही होंगे। भारत में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शुरू में कितने आंदोलन हुए, लेकिन जब समय हुआ सभी वर्ग, पूरे भारतवर्ष के लोग जब प्रभावित हुए, सभी क्षेत्र के लोग प्रभावित हुए, सभी वर्ग के लोग प्रभावित हुए, तो जाकर हमारा जो आंदोलन था 1947 में सफल हुआ। खैर, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात आती है। तो अब आप देखिएगा इसमें जो सेकंड पॉइंट दिया गया है इसमें, द मेकिंग ऑफ द स्लेव। अब एक चीज़ आप देखिए, मैं उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य से इसलिए जोड़ देता हूँ ताकि आप आसानी से समझिए। जब तक विदेशी ताकतें सक्रिय होती है तो राष्ट्रीयता की भावना लोगों में हीन सी रहती है। जब तक विदेशी ताकतें सक्रिय होती है, जब तक विदेशी ताकतें हावी होती है किसी भी देश के, समाज के किसी भी वर्ग के ऊपर, तो राष्ट्रीयता की भावना गौण सी हो जाती है। इसलिए सबसे पहला काम होता है, शुरू से ही देखिए और हाल में भी हुआ और वर्तमान में भी चल भी रहा है। मोदी जी भी बराबर राष्ट्रीयता की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, लोकल वोकल की बात करते हैं। तो यहाँ भी वही बात आज भी जो 18वीं शताब्दी में हुई, वो भी अभी 21वीं शताब्दी में भी चर्चा चल रही है। वो किसी भी समाज को जगाने के लिए, किसी भी समाज को जागृत करने के लिए उसमें कंससनेस लाना आवश्यक है, जागरूक रखना आवश्यक है, ये आप जान लीजिए। तो कैसे होगा? राष्ट्रीयता की भावना होगी, नेशन फर्स्ट। आज जो बात आ रही है नेशन फर्स्ट, तो वो जो नेशनलिज्म की जो बात आई, तो धीरे धीरे करके सबसे ज़्यादा जागरूक जो विद्वान लोग थे, दार्शनिक लोग थे, लेक्चरर लोग थे, प्रोफेसर लोग थे, विद्यार्थियों को सब जागृत करने का काम ही लोग किए। आम जनता में प्रवृत्ति डाली गई कि किस तरह से तुम्हारा शोषण हो रहा है, किस तरह से पादरी लोग तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, किस तरह से विदेशी शक्तियाँ तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, किस तरह से जो सुखी परिवार लोग हैं वो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, किस तरह से टैक्स तुम पर इम्पोज कर रहे हैं। तो इन सारी बातों की जानकारी तो वही लोग देते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा आप देखिए कि राष्ट्रीयता भावना केवल
किसी धर्म से जुड़े हुए रहे और वो केवल पाठ करते रहने से और धर्म कैसे बात नहीं होगी। राजनीति कि जो भी प्रोडक्ट आपका है, आप देखे होंगे ब्रिटिश साम्राज्य में भी जब उनका शासन था तो आपके यहाँ का जो रॉ मटेरियल था वो विदेश जाता था, ब्रिटेन ले जाते थे और वहाँ अपना इंडस्ट्री जो उनका सेटअप था वहाँ बनता था। वहाँ बन के जो फिनिश्ड गुड्स होते थे वो फिर यहाँ आते थे और फिर ऊंचे दामों पर मिलते थे और यहाँ से कम कीमत पर ले जाते थे किसानों को दवा बनाकर। तो इस तरह से दोनों पॉइंट पर उनका शोषण होता था। तो जब आपके दिमाग में बात डाली जाएगी नेशन फर्स्ट, जब आपके दिमाग में बात डाली जाएगी नेशनलिज्म की, तो फिर धीरे धीरे लगेगा कि जो भी प्रोडक्ट हो, महात्मा गांधी भी तो ही कहते थे स्वदेशी, महात्मा गांधी भी स्वदेशी कहते थे, मोदी जी भी वही कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति का जो आंदोलन शुरू होता है तो नेशन फर्स्ट से ही शुरू होता है। जब तक राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर लोगों में नहीं डाली जाएगी, जनता में नहीं डाली जाएगी, समाज के सभी वर्गों में नहीं डाली जाएगी, तब तक कोई भी आंदोलन सफल नहीं होगा। इसलिए नेशनलिज्म को वहाँ दिया गया और चूँकि वहाँ कंसेशनस था, वहाँ के लोग शिक्षित थे, समाज के लोग शिक्षित थे, उस बात को समझे और जो अशिक्षित वर्ग थे वो जो शिक्षित वर्ग थे उनको धीरे धीरे करके फैलाया गया और लोगों को जागरूक किया गया। तो नेशनलिज्म की बात हुई, क्योंकि पॉइंट ज़्यादा है इसलिए हमको थोड़ा फास्ट बनना पड़ेगा। द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। अब देखिए ये बात थी फ्रांस की, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात थी, फिर अब देखिए कि अब यूरोप की बात आ गई। अब इसको पहले में देना चाहिए था या उसको यूरोप में कहा चलो भाई वो भी ठीक है। जब फ्रांस में इस तरह का अवेयरनेस जब आया, जागृति जब आई, तो उसके आसपास के जो भी देश थे तो धीरे धीरे फैलने लगा। वहाँ के लोग जब ऐसे हो सकते हैं, ऐसे बढ़ सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। कई भी बात होती है आपके समाज में भी, आपके गांव में भी। समाज का जब एक वर्ग पढ़ता है, एक वर्ग जब आगे बढ़ता है तो देखा देखी दूसरे समाज के लोग भी पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हों। तो इस तरह से धीरे धीरे उसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा। और इसीलिए मैं कहा था कल आपको कि आप मैप रखिएगा। यदि आपके पास मैप रहता तो आपको पता होना चाहिए था कि उसके बगल में कौन कौन सारे देश हैं। मैप अति आवश्यक है। फिर दोबारा मैं नहीं कहूँगा मैप लीजिए या नहीं लीजिए, वो तो आपकी इच्छा है, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन रखना चाहिए। तो इस तरह से अन्य देशों पर भी जो सराउंडिंग्स थे, जो उसके नेबर्स थे, पड़ोसी देश थे, वो धीरे धीरे हुआ और इस तरह से पूरा यूरोपियन कंट्री में एक तरह के समझिए कि एक आंधी आ गई, आंदोलन हो गया रिवोल्यूशन का। रिवोल्यूशन क्या? स्वतंत्रता प्राप्ति का, जागने का, देश को आगे बढ़ने का। और इसका देखिए परिणाम क्या हुआ, मैं थोड़ा आगे बता देता हूँ कि वो छोटे छोटे वहाँ देश थे, बहुत छोटे छोटे देश थे, और वो इतने मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से इतने समृद्ध हो गए कि वो लोग फिर भारत में आकर, इंग्लैंड के आने के बाद या फ्रांस का हो, उन लोग के आने के बाद यहाँ भी अपना अपना सब अख्तियार कर लिया, द्वीप ले लिए, कुछ हॉलैंड ले लिया, कोई ब्रिटेन तो खैर था ही, कुछ स्पेन भी लिया, वगैरह वगैरह सब लिया। यहाँ भी भारत कहाँ उतना है, और भारत इतना विशाल देश, इतना दूर देश, और यहाँ भी आके अपना वर्चस्व बनाया और कायम रखा हो। तो फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद धीरे धीरे करके लोग गए, एक बार में सब नहीं गए। ये होता है नेशनलिज्म के चलते। नेशनलिज्म में जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपको नेशनलिज्म की बात रहती है, राष्ट्रीयता की बात। तो लगता है कि मेरे देश का सामान मेक इन इंडिया हो, मेक इन इंग्लैंड की बात होती है, फ्रांस की बात होती है, देखो चाइना की बात होती है। क्या कहाँ से कहाँ पहुँच गया चाइना? नेशनलिज्म की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। और फिर इस स्थिति ऐसी बना दिया है चाइना कि उसका सामान अमेरिका में बहुतायत मात्रा में मार्केट में फैला हुआ है, वहाँ की इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है, अमेरिका की इकोनॉमी को प्रभावित कर देता है। खाली राष्ट्रवाद कहने से नहीं होता है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें ज़्यादा वो चाइना आगे हो गया है। खैर, अब उसी के बगल में देखिए
तीसरा नंबर जो आता है आपको द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 और 1848 में देखिए। तो इसको संक्षिप्त में मैं जर्मनी और इटली की बात कर देता हूँ, साथ ही साथ चल जाएगा। वो जब नेशनलिज्म की बात होती है, या जब राष्ट्र के नेता जब मजबूत होते हैं और जनता को जागरूक करने का और एकजुट करने का जब उनमें क्षमता होती है, प्रभावित कर देते हैं, तो जो छोटे छोटे प्रांत होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, किसी कारण से कभी आपस में टूट जाते हैं, वो पुनः एक होने की बात होती है। अभी इस संदर्भ में आगे कभी पढ़ाएंगे, यदि चर्चा होगी, मौका मिलेगा तो उस समय जो यूरोपियन कंट्री थे, जर्मनी और इटली, वो जो थे बाबू लोग कहने का मतलब कि इंग्लैंड वगैरह सब जो देश थे, समृद्ध देश, तो धीरे धीरे किसी न किसी कारण से अपने विस्तारवादी नीति के चलते सब देश को तोड़ फोड़ के उलट पलट करके किसी न किसी तरह से युद्ध करवा के डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी अख्तियार के, जो स्थिति भारत की थी इसे बदतर स्थिति कर दिए थे वहाँ भी, यूरोपियन कंट्री में भी। तो फिर वहाँ भी धीरे धीरे करके वो एक चैप्टर अलग आता है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और उसमें जो शासनाध्यक्ष जो हुए, जब उस पर चर्चा होगी, तो उस समय जब आई बातें आई, तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, तो वो अपने शासनकाल में फिर सबको जो डिवाइडेड था, वो सारे यूनिट को फिर एक करके और मजबूत स्थिति में लाकर वो इटली फिर काफ़ी प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय युद्ध में उसका अहम रोल रहा। तो रातों रात नहीं बना इटली, इतना मजबूत देश रातों रात नहीं बना। जर्मनी रातों रात नहीं बना। जर्मनी को तो स्थिति ऐसा कर दिया गया, वहाँ आ जाता हूँ मैं बाद में, कि उसको तो जब विश्व युद्ध छिड़ा, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ, उसके बाद तो फिर जर्मनी को तोड़ दिया गया। इतने लोग उससे ही थे, और तोड़ देने के बाद फिर वो दो जर्मनी में बांट दिया गया। इसको ध्यान से समझा जाएगा। जर्मनी को फिर तोड़ दिया गया। तो इस तरह से जुड़ना और तोड़ना लगा रहता है, लेकिन वो निर्भर करता है कि वहाँ के जो लोग हैं कितने राष्ट्रवादी हैं, नेशन के प्रति कितने जागरूक हैं। आज भारतवंशी समूचे भारत में नहीं बात करो, पूरे विश्व में फैल रहे हैं। आप समझिए, ये सब प्रभु की कृपा होती है, तब ये सब होता है, अच्छी अच्छी बातें आती है। पूरे विश्व में पहले भी फैले हुए थे, बीच में तो आप देखिए, कल मैं जब इतिहास बताया था तो मैं कहा था कि आप एंशिएंट मेडाइवल और सुप्री एंड पोस्ट पढ़िएगा। पढ़ के आए नहीं आए, उस बात की चर्चा मैं आज करने नहीं जा रहा हूँ। उस बात की चर्चा मैं देखो जी बाबू, कुछ गड़बड़ी हो गई है, कुछ गड़बड़ी हो गई, पिक्चर नहीं आ रहा है। आ रहा है, ठीक। तो कह रहे थे कि जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी की बात हो रही थी ना, तो जो भारत पर जो हुआ, हाँ, जब एक समय था जब भारत का पूरे विश्व पर था, जो भी कारण हुआ सब आप लोग, हाँ मैं कह रहा था कि यदि आप एंशिएंट मेडाइवल में प्री एंड पोस्ट, कल मैं चर्चा दोबारा मैं चर्चा नहीं करूँगा चूँकि समय का अभाव है, बार बार मैं क्या बोलूँ, लेकिन इतना जाने कल यदि आप तैयार होकर आते तो मैं अब बढ़ता हूँ आगे जी। तो वो देश की स्थिति क्या बनी, हम गुलाम हो गए। गुलाम होने के बाद फिर यहाँ नेशनलिज्म की बात आई, फिर हम लोग जो भी हुआ, मैं अति संक्षिप्त में बोल रहा हूँ, स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र होने के बाद फिर वही बात हुई जो जर्मनी में हुई, तोड़ा गया। पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ, कमज़ोर करने का प्रयास किया गया। आज स्थिति क्या बनी हुई है, हम लोग इतने मजबूत स्थिति में है कि आज यहाँ का जो है व्यक्ति
यहाँ का व्यापारी भारतवर्ष वंशी लोग इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में, जो कि समृद्ध देश है, डेवलप कंट्री है, वहाँ लोग चुने जा रहे हैं। वहाँ लोग व्यापार में तो काफ़ी सक्रिय हैं ही, यहाँ के लोग अमेरिका में भी राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं। और आपको निकट में मालूम होगा जो चुनाव हुआ वहाँ भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जो USA है वो भी भारतवंशी ही हुए। आप समझिए, आपकी इच्छा शक्ति यदि बनी रहेगी आपको, और जो महिला है इतने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है कि भारत का नाम लेने में अपने आप को गर्व करते हैं, समूचे भारतवर्ष को गर्व है उनके ऊपर। ये है नेशनलिज्म। यदि आपके ऊपर नेशनलिज्म का भूत सवार हो जाएगा, भूत मैं गुड सेंस में कर रहा हो, तो फिर दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं है जो आपको दबा सकती है। चाइना में तो वही बात है ना। और आप ही के चलते, भारत और चाइना के मजबूती के चलते ही पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बता रहा हूँ, ये बात आई थी। वहाँ के प्रधानमंत्री बोले थे कि समय रहते यदि हम लोग नहीं सचेत हुए तो वह समय दूर नहीं है जब चाइना और भारत पूरे विश्व को निगल जाएगा। बात समझिए इस बात को। इस बात किताब नहीं में मिलेगी। किताब में तो जो अपना रटी रटा हुई बात है वो जान लीजिए, लेकिन बात को समझिए, व्हाट इज नेशनलिज्म और कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है नेशनलिज्म। भगवान वही है, राष्ट्रीयता। जिस देश में हमने जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। ये जो आपके विद्यालय गान हैं, ये आपके अंदर यदि भरे हुए हैं, कूट कूट कर भरे हुए हैं, तो फिर दुनिया में कोई भी काम असंभव आपके लिए नहीं होगा। कोई भी काम नहीं होगा। जिस क्षेत्र में है आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। देश नेशन फर्स्ट हमेशा दिमाग में रखिए। जहाँ भी जाइए, जिस काम में भी रहिए, भगवान को आराध्य मानकर, या जो और लोग जिस धर्म को मानने वाले हैं, किसी धर्म को स्वीकार किया कोई बात नहीं है, लेकिन आप जिस देश में रहते हैं उस देश को तो प्रधान मानना ही है, क्योंकि उसी वो धरती आपको पहचान दी है, वो राष्ट्र आपको पहचान दी है। तो ये जो राष्ट्रीयता की जो बात आई, वो मैं पहले भी कह दिया था कि ईस्वी की बात आपको अपने समझना है, लेकिन राष्ट्रीयता क्या है और किस तरह से कौन देश में क्या स्थिति आती है, और राष्ट्रीयता की भावना जब पनपती है तो कौन आज स्थिति है कि पूरा विश्व में भारत छाया हुआ है। और इसमें सबसे बड़ा जो ये है किनका, राष्ट्रीयता का है, यहाँ की जनता का। जनता के साथ नेतृत्वकर्ता का होता है। नेतृत्वकर्ता, लीडर यदि मजबूत होता है किसी भी देश का, उस देश को आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता है। बाधाएं तो आती है, घर में भी आती है बाधाएं। 2-4 परिवार रहते हैं तो कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव सब तो होते रहता है, इस पर कोई चिंता नहीं करनी है। आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए राष्ट्रीयता की भावना लोगों में जागृत करनी है। नेक्स्ट जो है आपका द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। अब यहाँ देखिए, लिबरल्स वर्ड आया, मैं वर्ड को क्लियर कर देता हूँ। 2 तरह के लोग होते हैं समाज के वर्ग में सामान्यतया, या 3 तरह के कहते। एक हो गए उग्रवादी स्वभाव के, गरम दल नरम दल, कांग्रेस में भी था। एक होता है जो कोई गरम दल हुआ तो कोई नरम दल हुआ तो कोई तटस्थ टाइप का हुआ, मध्यस्थ। वो मध्यस्थता जो है ना ऊपर है ज़्यादा, ना एक्सट्रीमिस्ट, जो एक्सट्रीम पर कोई नहीं है, ना तो एक्सट्रीम लो है ना एक्सट्रीम हाई है। वो जो बीच का है लिबरल्स, दोनों को लेके चलना है। ऐसा नहीं कि हम लेफ्ट फ्रंट के हैं या कोई राइट फ्रंट के है तो उसको लेके चलना है कि वो राइटिस्ट है लेफ्टिस्ट है। राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट में से काम नहीं चलेगा। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। यदि आप समाज के सही रूप में विकास चाहते हो, समाज को सही रूप में उत्थान चाहते हो, तो सबसे अच्छा जो रास्ता है वो लिबरल्स का है। वो दोनों को लेकर चलाओ। राइटिस्ट बनिएगा वहाँ भी गड़बड़ी है, क्योंकि समाज के बहुत बड़ा एक तबका जो है वो लेफ्टिस्ट है। अब सवाल यहाँ अमीरी और गरीबी की बात आती है। राइटिस्ट में जाते हैं, लेफ्ट में आते हैं, वो अमीरी गरीबी पर लोग मारते हैं। लेकिन जो मध्यस्थ रहता है, जो बीच में तटस्थ रहता है, जो लिबरल्स रहते हैं, तो उनके रहने से दोनों वर्ग के लोग आ जाते हैं, समझौता होता है और कदम में कदम मिलाकर वो देश और वो क्षेत्र आगे बढ़ता है।
आज़ादी के बाद इस संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। आज़ादी के बाद दो फ्रंट में बटे हुए थे पूरा विश्व। एक का नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था और दूसरे का नेतृत्व यूएसए कर रहा था। एक साम्यवादी विचार के धारा थे, एक पूंजीवादी विचारधारा के लोग थे, सरकार थी। अब भारत स्वतंत्र हुआ, पंडित नेहरू के सामने समस्या आ गई कि मैं किस क्षेत्र में जाऊं, किस खेमे में जाऊं। तो जो वहाँ जो बात आई, बात समझिए, उसमें आपको लिबरल का पता चल जाएगा। तो पंडित नेहरू कहे, भाई नेहरू सोचे, यहाँ की सरकार सोची, कांग्रेस सरकार सोची कि नो मैं न तो मैं यूएसए की तरफ रहूँगा, ना मैं यूएसआर के तरफ रहूँगा। तो क्या किया वो लेफ्ट, वो नॉन अलायंस मूवमेंट बनाए, गुट निरपेक्ष आंदोलन। बात रखिएगा, वहाँ भी एक आंदोलन हुआ, मूवमेंट आया, नॉन अलायंस मूवमेंट। नया एक शाखा से चला, नया एक कैटेगरी बनाए, नया एक संगठन बनाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और उससे लाभ क्या हुआ कि धीरे 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 कर कर एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। ठीक है, मजबूत राष्ट्र इसमें उस समय नहीं आए, क्योंकि जो मस्त है वो क्यों आएगा इस सब में, कमज़ोर देशों के समूह में। लेकिन संगठन में इतना आगे बढ़ा कि एक थर्ड फोर्स बन गया, नॉन अलायंस मूवमेंट, जिसको नाम भी कहा जाता है NAM कैपिटल लेटर में, नॉन अलायंस मूवमेंट। इसके जन्मदाता 3 थे, जिसमें एक नेहरू भी थे, मार्शल टीटो थे, नासिर थे। तो जब तक आपको गहन अध्ययन नहीं रहेगा, पुनः मैं चर्चा करता हूँ कि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन फिर भी देखिए कि मैं किस तरह से तुक में तुक, बात आ रही है नेशनलिज्म की, बात चल रही है लिबरल्स की। तो लिबरल्स से क्या फ़ायदा हुआ कि आज भी रसिया भी, अब तो यूएसएसआर टूट गया इसलिए रसिया कहा जा रहा है, आज भी रसिया भी उतना ही करीब है आपके साथ, कदम में कदम मिला के चल रहा है जितना कि यूएसए चल रहा है। ना तो एक तरफा रूस के तरफ रहे, न एक तरफा हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के तरफ रहे। तो कहीं भी हाँ, व्यक्तिगत हमारे विचार से लिबरल्स लोग हमेशा बेनिफिटेड रहते हैं, लिबरल्स राष्ट्र हमेशा बेनिफिटेड रहते हैं। लिबरल्स लोग मैं समाज के लिए कर रहा हूँ, और राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार बनती है, जो लिबरल्स रहते हैं, एक तरफा ना अमेरिका के तरफ ना रूस के तरफ, वो हमेशा यदि आपके पॉलिसी अच्छी रहेगी तो फिर, और राष्ट्र नेता यदि मजबूत स्थिति में रहे तो उस तरह से वो अच्छा से रहते हैं। ठीक है, अब आपको आगे चलना है। अभी टाइम हो गया क्या? हो गया, अच्छा 2 मिनट। तो इस तरह से आज तो पूरा हो नहीं पाएगा, लिबरल्स पर ही लगता है कि हो गया। अभी मिला है, सूचना मिली कि समय हो गया, दूसरे क्लास का भी समय हो गया।